नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत ई क्लब क्लासेस के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में, और एशिया कॉन्टिनेंट की एक थर्ड क्लास होगी। जो भी लोग आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, बिल्कुल ऑल ऑफ यू। एक बार क्लास को, जो भी लोग आ गए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से। शेयर जैसे ही आप कर देते क्लास को तुरंत शुरू किया जाएगा। जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग, बिल्कुल गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे बच्चा लोग, जो भी लोग जुड़ गए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना है। एक बार क्लास को शेयर कर देना है। तुरंत क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं और सभी पिछले 2 दिन से क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं हम एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए थोड़ी सी बात आगे करते हैं। यही एशिया कॉन्टिनेंट में हम सेंट्रल एशिया आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बच्चा लोग जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे, जो भी लोग हैं एक बार शेयर कर देंगे क्लास को। क्लास को शेयर कर दें जल्दी से जी, बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग। क्लास को शेयर कर दें, बस उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। चलो बच्चा देखो, अगर हम आपको वर्ल्ड के मैप पे अगर हम आपको दिखाएं, समझना ध्यान से चीजों को। हम अगर आपको दिखाते हैं कि एशिया है कहाँ की बात कर रहे हैं हम डिस्कस। यहां से ये पूरा देखिए आप, ये एशिया नजर आ रहा हमें कहां तक। यहां से ये यहां ये यूरोप शुरू हो जाता है। यहां से ये तुर्की जो है, टर्की जो है, कुछ यूरोप का हिस्सा रहता है और कुछ एशिया का हिस्सा रहता है। यहाँ पे ये देखते हैं कैस्पियन सागर, ये यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, और यहाँ काला सागर, और यहाँ पे अजोव सागर, और नीचे आते तो ये भूमध्य सागर। ये ऊपर वाला एरिया जो हमें नजर आ रहा ना प्यारे, तो ये इधर पे ये यूरोप है। क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये यूरोप है। और हम इधर पे अगर देखें, ये हिस्सा हमें क्या नजर आ रहा है, ये एशिया है। इसी को प्यारे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एशिया है, एशिया है, इसी एशिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये यहाँ अफ्रीका है। क्या है यहाँ पे, ये अफ्रीका है। क्या है बच्चा, ये अफ्रीका है। और अगर हम ऊपर की साइड देखें, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है बच्चा, उत्तरी अमेरिका। ध्यान दें प्यारे, ये उत्तरी अमेरिका है। और नीचे की साइड में अगर हम देखें, ये यहाँ पे ये हमें दक्षिणी अमेरिका दिखता है। दक्षिणी अमेरिका, क्या है बच्चा, दक्षिणी अमेरिका। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में, जो यहाँ पे 5वें नंबर पे आता है उसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। क्या नाम है बच्चा, अंटार्कटिका। और 6वें नंबर पे यूरोप, और 7वें नंबर पे जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया होता है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें से हम जो अभी डिस्कस आपके साथ में कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अगर हमसे पूछे कि क्षेत्रफल के मामले में टॉप नंबर किसका है, तो फर्स्ट नंबर पे एशिया आएगा, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आएगा, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका आएगा, फोर्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आएगा, 5वें नंबर पे यहाँ अंटार्कटिका आएगा, यहाँ देखने को मिलता है नीचे, और 6वें नंबर पे यहाँ बच्चा यूरोप आएगा, और 7वें नंबर पे बच्चा लोग क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो ये क्षेत्रफल के मामले में हमने कॉन्टिनेंट को समझा, हम एशिया कॉन्टिनेंट को पूरे तरीके से समझ रहे हैं। अब हम आते हैं पीपीटी पे, जहां आपको लेके चलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ। गुड इवनिंग बच्चा, शेयर नहीं किया है क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया गया। जो भी लोग हैं एक बार लाइक कर दें जल्दी से सभी लोग। क्लास को अभी भी लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किया गया जहां तक मैं देख पा रहा हूं। जितने भी लोग हैं अभी सबने लाइक भी नहीं किया, तो भाई लाइक तो कर ही दें, लाइक तो कर ही दें। जितने लोग हैं एक बार शेयर कर दें जल्दी से सभी लोग। क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से फटाफट। जिनने क्लास को शेयर नहीं किया है बच्चा लोग, वो शेयर कर देंगे क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से। शेयर कर दें, उसके तुरंत बाद बढ़ते हैं आगे, लेके चलते पूरी बात समझते हैं। सेंट्रल एशिया को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सेंट्रल एशिया आपके सामने लेके आते हैं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करना है सभी को।
चलिए इतनी बात हमारी डिस्कस हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। चल बढ़ते हैं अब हम उस पीपीटी की तरफ जहां से आपको सेंट्रल एशिया पूरे तरीके से समझाने वाले हैं। कल हमने सेंट्रल एशिया की पहली क्लास समझी थी, आज ये दूसरी क्लास है। चलो बढ़ते हैं नए मोटिवेशन के साथ। सोचने क्या दे रहे हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो सोचने से कुछ नहीं होगा बच्चा भाई, करना पड़ेगा क्या, मेहनत। तो उसके बाद मेहनत का रास्ता जाता है हमारी सफलता और मंजिल की तरफ। बढ़ जाते हैं हम लोग आगे इसी मोटिवेशन के साथ में। आगे देखते हैं मध्य एशिया। अब देखिए हम मध्य एशिया को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 5 देशों को देखा था। उन 5 देशों को ध्यान से देखना। पहला यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कजाकिस्तान। यहाँ पे जो हम पहला देश देख पा रहे हैं बच्चा, वो क्या है, यहाँ पे कजाकिस्तान। ठीक है, दूसरे देश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ये दिखाई दे रहा। तीसरे देश की बात करते हैं हम यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 3 देश हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम चौथे देश की बात करते हैं बच्चा, चौथा देश तो यहाँ पे दिखाई दे रहा क्या है, तजाकिस्तान। चौथे नंबर का देश क्या हो जाएगा, तजाकिस्तान। और यहाँ पे लास्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किर्गिस्तान। तो कितने देश रहते हैं बच्चा, ये यहाँ पे किर्गिस्तान नजर आ रहा है हमें। तो 5 देश सेंट्रल एशिया में हैं। और 5 देशों के बारे में हमने कल भी समझा था, इन्हीं से आज समझते हैं। देखो यहाँ पे मध्य एशिया की बात कही जाए तो हमने कल भी आपको बच्चा समझाया था कि मध्य एशिया व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हर देश अपना इससे संबंध रखना चाहता है। कुछ देशों का संबंध डायरेक्ट है, कुछ देशों का संबंध डायरेक्ट नहीं है। हमारे भारत ने भी बहुत ज़्यादा संबंध पहले निभाने की कोशिश नहीं की, अब वो संबंधों को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये देखिए सेंट्रल एशिया से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये इंडिया समझ में आ रहा होगा, ध्यान देना, यहाँ ये इंडिया समझ में आ रहा होगा। इंडिया के बाद फिर इधर ऊपर की तरफ देखेंगे ये पाकिस्तान लगा हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये अफगानिस्तान लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम ऐसा नजर आ रहा है कि हम सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट संबंध नहीं रखते हैं। देखो कोई हमारा देश यहाँ से सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट नहीं सटा हुआ है, बल्कि अगर हम इधर से देखें तो चीन देखो सेंट्रल एशिया से बाकायदा संबंध बनाता है, बाकायदा बिल्कुल पास में लगता है कजाकिस्तान के। देखो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे सीमा बनाता है कौन, यहाँ पे चीन। वहीं अगर हम बड़े देश रूस की बात करें तो रूस भी ऊपर की तरफ से ये सीमा बना रहा है। ठीक है, अगर बात करें ये व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है तो रूस और चीन तो इससे संबंध सीधा सीधा बना ही रहे हैं, लेकिन इंडिया यहाँ से डायरेक्ट संबंध नहीं बना रहे। अब फिर क्या किया है, यहाँ पे हमने एक आपको अगर देखा जाए तो हमने चाबहार पोर्ट का नाम लिया। वो एक ग्वादर पोर्ट होता है पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट जो है उस पर चीन ने डायरेक्ट, चीन जो है इधर आएंगे पाकिस्तान नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्वादर पोर्ट जो है उस ग्वादर पोर्ट पे यहाँ डायरेक्ट चीन ने पाकिस्तान से लीज पे लिया, और यहाँ से हमारे जो विवादित क्षेत्र है वहाँ से यहाँ पे नेशनल हाईवे निकाल दिया कि यहाँ से ये जो मध्य सेंट्रल एशिया वाला देश है, और या फिर और नीचे की तरफ इधर आते हैं तो फारस की खाड़ी देखने को मिलती है, वहाँ बहुत बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक देश होते हैं ये। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे ईरान के रास्ते ऐसे सेंट्रल एशिया में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो हम डायरेक्ट अफगानिस्तान से भी सीमा नहीं बनाते, क्योंकि पीओके वाला क्षेत्र लग जाता है यहाँ। हम पाकिस्तान से बनाते तो पाकिस्तान तो रास्ता देगा नहीं भाई, तो हम ईरान से यहाँ पे चाबहार पोर्ट के माध्यम से यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सेंट्रल एशिया से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो दुनिया में कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन में अग्रणीय देश है। ठीक है, एक बार कमेंट ले लेते हैं आप लोगों के। नहीं जी, बिल्कुल गुप्ता जी, राम राम, नहीं होगा। मध्य एशिया की यहाँ बात करेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, ये कजाकिस्तान है बच्चा, ये कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम का वर्ल्ड में शीर्ष देश है।
भाई तो यूरेनियम ये निर्यात करेगा तो जिन देशों को आवश्यकता हो, क्योंकि यूरेनियम आज के समय में अगर देखा जाए तो ईंधन के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया भाई। यूरेनियम से ऊर्जा उत्पन्न होगी, कैसे करेंगे वो बात आप समझते हैं, वहां साइंस तो डिस्कस कर नहीं रहे। अगर हम यहाँ यूरेनियम उत्पादन में शीर्ष देश की बात करें तो कजाकिस्तान, दूसरे नंबर की बात करें तो कनाडा, अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। ये यूरेनियम उत्पादक देश होते हैं सिर्फ। तो भाई सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कजाकिस्तान आता है, तो हम कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल। तो यहां देखो क्या कह रहा है कजाकिस्तान के बारे में। अब देखो हमने कल सेंट्रल एशिया के बारे में आपको सारी बात बताई थी, कहाँ कौन सा देश है, कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, कौन कौन से देश नहीं लगते हैं। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा वो वाला वीडियो देखें, प्लस फर्स्ट वीडियो देखें। उसके बाद ये थर्ड क्लास हम आज ले रहे हैं, समझिए ध्यान से। कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भाई वो सेंट्रल एशिया का देश है, तो कहीं ना कहीं अन्य देश भी जो हैं वो इससे संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मध्य एशिया में तेल प्राकृतिक गैसों का भी उत्पादन है, तो भी इसी कारण से जो अन्य देश हैं वो इससे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। बड़े बड़े देश तो डायरेक्ट इससे संबंध बना रहे हैं, देखो इधर से ये भी बना रहा है। भारत ने ज्यादा रुख नहीं दिखाया पहले, इसके चलते भारत का सीधा संबंध स्थापित नहीं। हम ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया में प्रवेश करते हैं, और हम ईरान के रास्ते इसी पोर्ट पे जाते हैं, और ईरान के रास्ते यहीं से देखो ये अजरबैजान है, अजरबैजान से हम यहीं से फिर रूस निकल जाते हैं। रूस से भी हम डायरेक्ट संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन हम रूस से क्रूड ऑयल तो खरीदते ही हैं। देखो कहाँ किस रास्ते से, यहाँ से देखो इंडिया से, यहाँ से मुंबई से, हमारा जो मुंबई बंदरगाह है वहाँ से सीधा जाएंगे चाबहार पोर्ट, यहाँ पे ईरान से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखो अजरबैजान होते हुए फिर हम डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल जाएंगे, रूस। और इसी ईरान से हम सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान के रास्ते से अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगर हमसे बात करें कि कजाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड का कितने प्रतिशत यूरेनियम निर्यात करता है, उत्पादन करता है, तो अकेले बात करें, अगर हम अकेले बात करते हैं कि अकेले ही कजाकिस्तान 42% यूरेनियम उत्पादन करता है। अकेले कौन? कजाकिस्तान। उसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारे अन्य देश उत्पादन करते हैं। तब इतनी बात आप समझ गए हैं कि कजाकिस्तान शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद फिर कनाडा है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो? बच्चा लोग जो भी हैं 1 टाइप करके भेज दें तो हम आगे बढ़ जाएं। क्लास बच्चा 7:15 से शुरू होता है, कभी कभार लेट हो जाते। आज 7:30 से क्लास शुरू हुआ है बच्चा, 7:15 से क्लास का शेड्यूल है। किसी कारण से अगर लेट होते हैं तो थोड़ा बहुत लेट 7:30 तक क्लास आ ही जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो 1 टाइप कर दें, जितने लोग भी हैं 1 टाइप कर दें जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई तो 1 टाइप करें। शिवानी मिश्रा जी का 1 टाइप आया केवल, बस इसके अलावा कोई नहीं है क्या बच्चा? या फिर समझ में नहीं आ रहा, कहां दिक्कत है? बहुत ही शानदार। चलिए बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। हम सेंट्रल एशिया के देशों के बारे में धीरे कुछ ना कुछ बात पढ़ रहे हैं कि इनमें क्या 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 महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिएगा यहां पे अगर हम बात करते हैं, कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कजाकिस्तान देखो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर से अगर इधर थोड़ा सा और इधर की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ काला सागर देते हैं। काला सागर के ऊपर की तरफ और देखते हैं तो यहाँ अजूब सागर दिखाई देता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, और इसके बॉर्डर पे अगर हम देखें तो यहाँ हमें अरल सागर दिखाई देता है। ये अरल सागर क्या है प्यारे? ये अरल सागर, लिखता हूं अरल सागर, ये अरल सागर है, ध्यान दीजिएगा, ये अरल सागर है। ये अरल सागर के लिए अगर हम देखें, ध्यान देना, अरल सागर अब सुकड़ गया है। क्यों सुकड़ गया? वो उसका जो एरिया हुआ करता था वो अपने का मात्र 10% बचा है। इस बात से हम आपको रूबरू कराते हैं। कैसे? देखिए क्या हुआ, अरल सागर को हम द्वीपों की झील के नाम से जानते हैं।
क्यों द्वीपों की झील के नाम से अब क्यों जाने लगे? भाई इसमें जो नदियां गिरती थी, इन नदियों का रुख मोड़ दिया गया है। इन नदियों का जब रुख मोड़ दिया गया है तो डायरेक्ट अब वो नदियां इसमें गिरती नहीं, तो अब वो जो पानी इसमें आता था वो पानी आता नहीं है, तो ये अरल सागर अपने आप में सिमट गया है, छोटा रह गया है। देखो बात समझाते हैं। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों के मध्य में स्थित है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। अगर हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अरल सागर झील जो है, अरल सागर सागर नहीं है, ये झील है। अच्छा ये बात हम थोड़ी सी और समझ लेते प्यारे, हम सागर किसे कहते हैं? सागर कहीं ना कहीं देखा जाए, सागर जहां जो खुलता है, सीधी बात बोले तो वो महासागरों के मध्य कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किनारे पर सागर होता है। लेकिन सागर हम उसे नहीं कहते जो चारों तरफ सीमा से घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ जिसकी भूमि हो, तो फिर तो हम उसको झील कह देते। इसी प्रकार जैसे हम कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर सागर नहीं है बच्चा, कैस्पियन सागर क्या है? झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यहां तक सेंट्रल एशिया में भी देखा था कि कजाकिस्तान से सीमा बना रही थी सर्वाधिक, उज्बेकिस्तान से भी, सॉरी यहां पे तुर्कमेनिस्तान से भी सीमा बना रहा था। देखिए ये कजाकिस्तान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, इन दोनों से कैस्पियन सागर जो है सीमा बना रहा था। ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। सेंट्रल एशिया के देशों की संख्या कितनी है? अच्छा 5, और पूरे एशिया में देशों की संख्या कितनी? 48। अब महाद्वीपों का महाद्वीप किसे? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। विषमताओं का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। मानव का घर किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट बाई पार्ट में बांट के। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अरल सागर झील अब सिकुड़ रही है। क्यों सिकुड़ रही? 1960 के साइज से अब इस झील का जो साइज बचा है, आकार बचा है अपने का मात्र 10%। क्यों बचा है भाई? यहां पे जो भी नदियां हुआ करती थी, देखो यहां से क्या कह रहे हैं, देखो समझो। अरल सागर को 1960 ईस्वी के दशक में यूएसएसआर, इसके बारे में कल पूरी फुल डिटेल बताई थी, यूएसएसआर 1991 में विभाजित होकर 15 देशों में विभाजित हो गया, और 15 देशों के भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नाम बताए थे, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस होता है। चलिए यूएसएसआर ने नदियों का जल सिंचाई के लिए मोड़ लिया, जिससे अरल सागर का जल सूखने लगा। लेकिन उज्बेकिस्तान, देखो उज्बेकिस्तान ये दिखाई दे रहा, उज्बेकिस्तान में कपास की खेती लगातार बरकरार